नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी इस्तीफा। दफ्तर का बाबू एक बेज़बान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरियां बदलकर खड़ा हो जाएगा। कुली को एक डांट बताओ तो सिर पर बोझ फेंककर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाएं, डांट बताएं, दुत्कारें या ठोकरें मारें, उसके माथे पर बल ना आएगा। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज, उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयाँ मौजूद हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग्य जागते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर भी हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। उसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलवा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेह चंद ऐसे ही एक बेज़बान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी कुछ असर पड़ता है। फतेह चंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध ना हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अतियुक्ति नहीं होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थीं। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां 3, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां 2, गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में दया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं, जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे। आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल पिचके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही ना पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसके उन्हें बिल्कुल खबर ना थी। जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ कुछ बादल छाए थे। फतेह चंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ ना बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दो क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं और अभी फिर से बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, साहब ने कहा है अभी बुला लाओ, कोई बड़ा ज़रूरी काम है। फतेह चंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा ने कहा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेह चंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी, क्या साहब ने बुलाया है? शारदा ने कहा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। यह कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखो बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेह चंद ने संभल कर कहा, ज़रा सुन लूँ किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम ख़त्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा ने कहा, ज़रा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की भी याद न रहेगी। यह कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दालमोट और सेव लाई। फतेह चंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीज़ें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में छोटी लड़की आकर सामने खड़ी हो गई। शारदा ने उसकी ओर क्रोध से देखकर कहा, तू क्यों आकर सिर पर सवार हो गई, जा बाहर खेल। फतेह चंद ने कहा, रहने दो, क्यों डांटती हो? यहाँ आओ चुन्नी, यह लो दालमोट ले जाओ। चुन्नी माँ की ओर देखकर डरती हुई बाहर भाग गई। फतेह चंद ने कहा, क्यों बेचारी को भगा दिया, 2-4 दाने दे देती तो खुश हो जाती। शारदा ने कहा, इसमें है ही कितना कि सबको बांटते फिरोगे। इसे देते तो बाकी दोनों ना आ जाती, किस किस को देते। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी, हमें बड़ी देर हो रही है। शारदा ने कहा, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे। फतेह चंद ने कहा, ऐसा कैसे कह दूं भाई, रोज़ी का मामला है। शारदा ने कहा,
तो क्या प्राण देकर काम करोगे? सूरत नहीं देखते अपनी? मालूम होता है 6 महीने से बीमार हो। फतेह चंद ने जल्दी जल्दी दालमोट की 2-3 फांकियाँ लगाई, 1 गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब ज़रा लपके चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। फतेह चंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह, चाहे डांट बताए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले पर ही है ना। चपरासी ने कहा, भला वह क्यों दफ्तर आने लगा, बादशाह है कि दिल लगी। चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेह चंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द तो थे ही, यह कैसे कहते कि भाई ज़रा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियाँ उड़ने लगीं। चपरासी ने ललकारा, ज़रा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेह चंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ मैं आता हूँ। वो सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थाम कर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेह चंद डरे कि यह शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे, तब तो गजब ही हो जाएगा। ज़मीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमज़ोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें ज़मीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुँचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोले, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर जब वह आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी ने कहा, आ रहे हैं हुजूर। इतने में फतेह चंद वहाँ पहुँच गया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेह चंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से आया हूँ। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, हाजिर हुआ। साहब ने कहा, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेह चंद ने कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई हो, मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेह चंद ने खून का घूंट पीकर कहा, हुजूर मुझे 10 साल काम करते हो गए, कभी। साहब ने बात काट कर कहा, चुप रह सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेह चंद ने कहा, जब मैंने कोई कसूर किया हो तब ना। साहब ने कहा, चपरासी इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर यह भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब ने कहा, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं तो हम तुमको हंटरों से मारेगा। चपरासी ने कहा, हुजूर मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर अपनी नौकरी ले लें, आप जो हुक्म दें वह बजा लाने को हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों ज़माने भर से बिगाड़ करें। साहब अब क्रोध को बर्दाश्त ना कर सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेह चंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। साहब चपरासी को ना पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कानों को पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेह चंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल? साहब ने कहा, तुम बहरा है, सुनता नहीं, हम फाइल मांगता है। फतेह चंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब ने कहा, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेह चंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते। चुपके से दफ्तर की ओर चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ। फतेह चंद ने कहा, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब ने कहा, तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ना सिखाएगा। साहब ने उसकी पीठ पर धक्का दे दिया और कहा, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा। यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतेह चंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे।
यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर ज़रूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वो वहाँ से भाग निकले और भागकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर ना गए, जाकर करते ही क्या, साहब ने फाइल का नाम तक न बताया। शायद नशे में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां सी डाल दी थीं। माना कि वह शारीरिक बल में साहब से कम थे। उनके हाथ में कोई चीज़ भी ना थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब ना दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वह जूते से काम ना ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वह क्रोध से उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की सादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उनके पास इतने रुपए होते जिनसे उनके कुटुंब का पालन हो जाता तो वह आज इतनी जिल्लत ना सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक सिखा ही देते। अपनी जान का उन्हें डर ना था। जिंदगी में ऐसा कौन सा सुख था जिसके लिए वह इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी ना हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम उन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था, और ना होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता, जेल ही तो जाना होता या और कुछ। वो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों-त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता पर झल्लाती थी। अगर वह उचक कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसामे उनको बहुत मारते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती वो देखा जाता। साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि किसी गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर पर जो पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो हर्ज क्या था? इस अंतिम विचार ने फतेहचंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले। मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही गई। अपने बच्चों के बारे में सोचकर फिर वो वापस घर चल पड़े। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर नहीं दिया सुअर को। फतेहचंद ने कहा, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम ना होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा ने कहा, यही बहादुरी है, तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद ने कहा, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे कई छड़ियाँ जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया होगा उसका। फतेहचंद ने कहा, चेहरे पर झाड़ू सी फिर गई थी। शारदा ने कहा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए ना छोड़ती। फतेहचंद ने कहा, मार तो आया हूँ, लेकिन अब खैरियत नहीं है। देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सज़ा भी काटनी पड़े। शारदा ने कहा, सज़ा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियाँ दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद ने कहा, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा ने कहा, हो जाएगी तो हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि ज्यों ही उसके मुंह से गालियां निकली लपक कर एक जूता रसीद देते। फतेहचंद ने कहा, तो फिर इस वक्त जिंदा लौटकर भी ना आता, ज़रूर मुझे गोली मार देता। शारदा ने कहा, देखी जाती। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाती?
शारदा ने कहा, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसकी इज्जत है। इज्जत गंवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए होते तो मैं गुरूर से फूली न समाती। मार खाकर आते तो शायद मैं तुम्हारी शक्ल से भी घृणा करती। यो ज़बान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूँगी। इतने में फतेह चंद दीवाने होकर घर से जोश में निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में वह बेकसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमज़ोर बदन, पीला मुखड़ा, दुबले बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत, गठा हुआ जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुँचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेह चंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतज़ार ना किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। ज़मीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेह चंद की शादी में भी नहीं बिछी थी। साहब बहादुर ने उसकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ, क्यों अंदर चला आया? फतेह चंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं। तब तक मैं बैठा हूँ, इत्मीनान से खाओ। शायद यह तुम्हारा आखिरी खाना होगा, इसी कारण खूब पेट भरकर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेह चंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेह चंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेह चंद उनके पासंग भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वह फतेह चंद को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में ज़रा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो कुछ चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार गुर्राकर दौड़ पड़े तो फिर देखें आपकी हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेह चंद घुड़की, गाली, हंटर, ठोकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वह त्योरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का अंदेशा। माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से अंत में फतेह चंद को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह ना बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरंदेश आदमी की तरह उन्होंने यह कहा, हम समझ गया, आप हमसे नाराज़ हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज़ हैं? फतेह चंद ने तन कर कहा, तुमने अभी आधे घंटे पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उल जलूल बातें कही थीं। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब ने कहा, मैंने आपका कान पकड़ा? क्या मजाक है? क्या मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेह चंद ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब ने कहा, कब की बात है? फतेह चंद ने कहा, अभी आधा घंटा हुआ। आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब ने कहा, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशे में था। फतेह चंद ने कहा, नशे में? अगर तुमने मुझे गोली मार दी होती तो क्या मैं मर ना जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशे में सब कुछ माफ़ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो तुम अपने कान पकड़ो, किसी भले आदमी के साथ ऐसे बर्ताव ना करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए, मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ करते चलो, पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा कहा है
तो हम आपसे माफ़ी मांगता है। फतेह चंद ने कहा, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत ना सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेह चंद के हाथ से लकड़ी छीन लें, लेकिन फतेह चंद गाफिल ना थे। साहब मेज पर से उठने ना पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे ही, चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेह चंद ने कहा, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसी बेअदबी ना करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेह चंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट ना भूली थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फतेह चंद ने कहा, फिर तो कभी किसी को गाली ना दोगे? साहब ने कहा, कभी नहीं। फतेह चंद ने कहा, अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं दूर नहीं हूँ। साहब ने कहा, अब किसी को गाली ना देगा। फतेह चंद ने कहा, अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आज से मेरा इस्तीफ़ा है। मैं कल इस्तीफ़ा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी, इसीलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब ने कहा, आप इस्तीफ़ा क्यों देते हैं? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेह चंद ने कहा, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती ना करूँगा। यह कहते हुए फतेह चंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।